नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर नजर डालने वाले हैं। ये लेख होली के त्योहार और भारतीय इतिहास को एक बिल्कुल ही नए, कह सकते हैं एक वैकल्पिक नजरिए से देखता है। तो ये लेख एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल पूछता है। होली, आखिर ये त्योहार है किसका? क्या ये सच में एकता का त्योहार है या फिर ये किसी बहुत पुराने, किसी प्राचीन संघर्ष की निशानी है? ठीक है, तो इस पूरे तर्क को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले होली पर एक नया नजरिया, फिर दो पहचानों को समझेंगे, मूल निवासी और मनुवादी। इसके बाद इतिहास की एक अलग कहानी पर बात करेंगे और देखेंगे कि ये कहानी गुलामी से एक ग्लोबल थ्योरी तक कैसे पहुंचती है। और आखिर में हम इस लेख के अंतिम निष्कर्ष पर नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, होली पर एक नया दृष्टिकोण। ये लेख त्योहार की जो जानी पहचानी कहानी है उसे एक तरह से चुनौती देता है। तो देखिए, ये लेख शुरू ही इस बात से होता है कि होली जैसा त्योहार जहां सब बराबर हैं, रंग खेलते हैं, खाना पीना साझा करते हैं, वो उस संस्कृति का हो ही नहीं सकता जो ऊंच नीच और छुआछूत में यकीन रखती हो। और इस संस्कृति को ये लेख मनुवादी कहता है। मतलब दोनों में एक बुनियादी विरोधाभास है। अच्छा, अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये दो शब्द बहुत जरूरी हैं जिन्हें ये लेख इस्तेमाल करता है, मूल निवासी और मनुवादी। देखते हैं कि ये लेख इन्हें कैसे परिभाषित करता है। तो पहला ग्रुप है मूल निवासी। इस लेख के मुताबिक ये भारत के असली स्वदेशी लोग हैं। वो लोग जिन्होंने खेतीबाड़ी शुरू की, एक शांत और बराबरी वाला समाज बनाया, सिंधु घाटी सभ्यता बसाई और भारत को वो सोने की चिड़िया बनाया जिसके बारे में हम सुनते हैं। और फिर इनकी ठीक उलट है मनुवादी। लेख कहता है कि ये बाहर से आए कबीलाई हमलावर थे। इन्होंने यहाँ आकर मूल निवासियों को गुलाम बनाया, उनकी संस्कृति को खत्म किया और ऊंच नीच पर आधारित एक व्यवस्था यानी मनुस्मृति को लागू किया। आज की गरीबी का जिम्मेदार भी ये लेख इन्हीं को ठहराता है। तो अब जब ये दो किरदार, मूल निवासी और मनुवादी, तय हो गए हैं, तो देखते हैं कि ये लेख इतिहास को इस टकराव के चश्मे से कैसे देखता है। ये प्राचीन ग्रंथों और राजाओं की एक बिल्कुल ही अलग ही कहानी बताता है। तो इस लेख के हिसाब से इतिहास कुछ ऐसा है। हमलावरों के आने से पहले एक सुनहरा दौर था, मूल निवासियों का राज था, जैसे सिंधु घाटी या सम्राट अशोक का समय। फिर मनुवादी हमलावर आए और उन्होंने मूल निवासियों को राक्षस और असुर कहना शुरू कर दिया। जिसे रामराज कहा जाता है उसे ये लेख गुलाम राज कहता है, यानी गुलामी का दौर। और ये सिलसिला आज भी लोकतंत्र की आड़ में चल रहा है। और अपनी बात को साबित करने के लिए ये लेख हमारे महाकाव्यों से उदाहरण देता है। जैसे ये कहता है, अपने रामराज में राम ने खुद गुलाम शंभु की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि वो वैदिक ज्ञान हासिल करना चाहता था। एक और उदाहरण दिया गया है द्रोणाचार्य और एकलव्य का। लेख के मुताबिक मनुवादी गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया ताकि एक आदिवासी को युद्ध कला में महारत हासिल करने से रोका जा सके। मतलब ज्ञान और ताकत पर सिर्फ एक गुट का अधिकार बना रहे। अब यहाँ से ये कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। ये जो भारत की कहानी है, ये लेख इसे पूरी दुनिया के संघर्ष से जोड़ता है और फिर एक बहुत ही, कह सकते हैं, रैडिकल थ्योरी पेश करता है। तो ये लेख कहता है कि उस प्राचीन गुलामी का असर आज भी साफ दिखता है। देश की ज्यादातर जमीन और दौलत एक छोटे से मनुवादी अल्पसंख्यक के पास है, जबकि जो मूल निवासी बहुसंख्यक हैं वो गरीबी और भूखमरी झेल रहे हैं। तो इस तर्क का दायरा कैसे बढ़ता है उसे देखिए। ये शुरू होता है भारत की ऐतिहासिक गुलामी से, फिर ये कहता है कि यही पैटर्न पूरी दुनिया में है, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह। और फिर बात पहुंच जाती है एक अलौकिक यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन थ्योरी तक। तो सोचिए, इस लेख का कहना है कि ये जो कबीलाई हमलावर हैं, ये सिर्फ भारत में नहीं है। ये एक ही ग्रुप है जो पूरी दुनिया में तबाही के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या मिडिल ईस्ट। मतलब आज जो हम यूक्रेन या फिलिस्तीन में लड़ाइयाँ देख रहे हैं, वो असल में इसी एक ग्रुप की जमीन के लिए गैंग वॉर है। और अब इस लेख का सबसे चौंकाने वाला दावा ये कहता है, यह संभव है कि ये परजीवी लोग इस पृथ्वी के निवासी ही ना हों। असल में वे परग्रही या एलियन हैं। जी हाँ, ये थ्योरी इन हमलावरों को सीधे सीधे एलियन बताती है, जिन्होंने पृथ्वी पर आकर कब्जा कर लिया।
तो इस पूरी कहानी और इस चौंकाने वाले दावे के बाद आखिर ये लेख कहना क्या चाहता है, इसका अंतिम निष्कर्ष क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो लेख का अंतिम लक्ष्य ये है, इन परजीवी एलियन हमलावरों से पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करना। इसके लिए दुनिया के सभी मूल निवासियों को एकजुट होकर अपने असली दुश्मन को पहचानना होगा। लेख ये भी दावा करता है कि भविष्य में एक डीएनए टेस्ट ये साबित कर देगा कि ये हमलावर धरती के हैं ही नहीं, और जब ऐसा होगा तो दुनिया से गरीबी, युद्ध सब खत्म हो जाएगा और धरती अपने पुराने स्वरूप में लौट आएगी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब कोई नजरिया इतिहास को इस तरह से फिर से लिखता है ताकि एक नई पहचान बनाई जा सके, तो ये हमें नैरेटिव की यानी कहानी गढ़ने की ताकत के बारे में क्या बताता है? सोचने वाली बात है।